दोस्तों, आज हम इतिहास के सबसे कुख्यात आतंकी सरगना के उस मिथक को तोड़ने वाले हैं जो बरसों तक पूरी दुनिया में फैलाया गया था। बात हो रही है ओसामा बिन लादेन की। लेकिन ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। हम सीधा उन हार्ड ड्राइव्स के डेटा को डिकोड करेंगे जो पाकिस्तान के एबटाबाद में उसके छिपे हुए घर से मिले थे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब सोचिए जरा, एबटाबाद के उस सीक्रेट कंपाउंड में असल में क्या अजीबोगरीब राज छिपे थे। एक तरफ दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी जिससे बड़े बड़े देश खौफ खाते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो खुद अपनी ही बनाई हुई एक साधारण सी जेल में कैद था। उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों की असलियत उसकी उस खौफनाक ग्लोबल इमेज से बिल्कुल अलग, और सच कहूं तो काफी अजीब थी। 4,70,000। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब अमेरिकी नेवी सील्स ने ओसामा को मार गिराया तो वो अपने साथ सिर्फ उसकी बॉडी नहीं लाए थे, वो लाए थे 5 कंप्यूटर, 100 से ज्यादा फ्लैश ड्राइव और डीवीडीज जिनमें 250 गीगाबाइट से ज्यादा का डेटा था। कुल मिलाकर 4,70,000 डिजिटल फाइल्स। मतलब एक ऐसे घर में जहां इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं था, वहां इतना बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट मिलना किसी अजूबे से कम नहीं था। दुनिया के सामने जो झूठ पेश किया गया और बंद दरवाजों के पीछे का जो सच था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। पब्लिक के सामने उसने खुद को एक तपस्वी और पवित्र धर्म योद्धा के रूप में दिखाया, लेकिन असल जिंदगी में वो एक डरा हुआ अलग थलग इंसान था जो खुद को जवान दिखाने के लिए अपनी दाढ़ी को हेयर डाई से काला करता था। और तो और कंप्यूटर में चार्ली बिट माई फिंगर जैसे वायरल वीडियोस, जापानीज एनिमेशन, हॉलीवुड की पायरेटेड फिल्में और यहां तक कि भारी मात्रा में अडल्ट कंटेंट भी मिला। ये सब एक भयंकर पाखंड का बहुत बड़ा सबूत था। इस घर को एक फोर्टिफाइड प्रिजन यानी एक किलेबंद जेल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। 18 फीट ऊंची दीवारें जिन पर कंटीले तार लगे थे, बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, ना फोन की लाइनें, ना इंटरनेट। घर का कूड़ा भी बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि उसे अंदर ही जला दिया जाता था ताकि कोई सुराग ना मिले। पत्नियां और बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे। दुनिया की नजरों से बचने के लिए ये एक अभेद्य किला जरूर था, लेकिन विडंबना देखिए, ओसामा और उसके परिवार के लिए ये उनकी खुद की बनाई हुई एक दम घोटू जेल बन चुकी थी। तो अब आते हैं इस कहानी के अगले हिस्से पर, यानी राइज ऑफ अ रेडिकल, एक कट्टरपंथी का उदय। एक अमीर घर से निकलकर अल-कायदा बनाने तक का ये सफर बड़ा दिलचस्प है। 1957 में एक बेहद अमीर सऊदी कंस्ट्रक्शन मैग्नेट के घर उसका जन्म हुआ। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट आता है 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो ओसामा मुजाहिदीन का साथ देने वहां पहुंच गया। 1984 में उसने लड़ाकों को फंड करने के लिए मकतब अल-खिदमत की स्थापना की, और फिर 1988 में उसने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला दिया, अल-कायदा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना कैसे। ओसामा शुरू में अमेरिका के साथ था जब वो सोवियत रूस से लड़ रहा था, लेकिन 90 के दशक के गल्फ वॉर के दौरान जब अमेरिकी सेनाएं सऊदी अरब में दाखिल हुईं और अमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया, तो लादेन की सोच पूरी तरह बदल गई। इसी भू राजनीतिक बदलाव के चलते 1996 और 1998 में उसने अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उसकी दुश्मनी सीधे तौर पर अमेरिकी हस्तक्षेप का ही नतीजा थी। और हां, आतंक का यह सिलसिला अचानक अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। 1992 में यमन के एक होटल पर उसका पहला असफल हमला हुआ। फिर 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए। 1998 में केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर भयंकर ट्रक बम हमले हुए, जहां 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। और फिर 11 सितंबर 2001, जब हाईजैक किए गए प्लेन्स ने लगभग 3,000 बेगुनाहों की जान ले ली। हिंसा का यह बढ़ता हुआ ग्राफ बेहद खौफनाक था। यहीं से शुरुआत होती है द ग्लोबल मैनहंट की, पूरे 10 साल की एक लंबी और थका देने वाली तलाश। $25 मिलियन, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये वो भारी भरकम इनाम था जो सिर्फ एक अकेले इंसान ओसामा बिन लादेन के सिर पर रखा गया था। CIA, अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। ये इतिहास के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे लंबे सर्च ऑपरेशंस में से एक बन गया। लेकिन सच कहूं तो ये तलाश इतनी आसान नहीं थी। दिसंबर 2001 का द तोरा बोरा एस्केप याद है, जब अमेरिकी नेतृत्व वाली फौजों ने अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों पर भयंकर बमबारी की थी। उन्हें पक्का यकीन था कि लादेन वहीं छिपा है,
लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद लादेन हर हमले से बचता हुआ बर्फबारी और पहाड़ों के बीच से पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसने में कामयाब हो गया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी और निराशाजनक हार थी। इसके बाद कई साल बीत गए, सुराग मिलते और मिटते रहे। फिर आया साल 2009, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अमेरिका में नया प्रशासन आया और लादेन को पकड़ने की मुहिम को सर्वोच्च प्राथमिकता बना दिया गया। इसी दौरान ग्वांतानामो बे में कैदियों से पूछताछ में एक अहम सुराग भी हाथ लगा। लेकिन इसी बीच एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। 2009 के अंत में एक डबल एजेंट ने अफगानिस्तान के खोस्त में सुसाइड अटैक करके 7 CIA अधिकारियों को मार दिया। इस एक हादसे ने CIA के अंदर मानो एक नई आग पैदा कर दी, जिससे कि इस ऑपरेशन की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। अब बात करते हैं उस एक कड़ी की जिसने सब बदल दिया, ट्रैकिंग द कोरियर। एबटाबाद का रास्ता यहीं से खुला था। अबू अहमद अल कुवैती, ये नाम जरा ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने पहले देखा, लादेन के पास कोई फोन या इंटरनेट नहीं था। वो पूरी तरह से सिर्फ इसी एक भरोसेमंद इंसान पर निर्भर था, जो बाहरी दुनिया से संदेश लाता और ले जाता था। CIA बड़ी चालाकी से ये समझ गई थी कि लादेन के इस डिजिटल ब्लैकआउट को भेदने का बस एक ही रास्ता है, इस इकलौते कुरियर का पीछा करना। और फिर टारगेट की पुष्टि करने के लिए जो कदम उठाए गए ना, वो सच में किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसे थे। पहला कदम, CIA ने अल कुवैती को ट्रैक करके एबटाबाद के उस अजीबोगरीब घर को खोज निकाला। दूसरा, सैटेलाइट से देखा गया कि घर के आंगन में एक लंबा सा आदमी रोज टहलता है, जिसे उन्होंने द पेसर नाम दिया। और तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला कदम था, ये कंफर्म करने के लिए कि अंदर लादेन ही है, CIA ने एक स्थानीय डॉक्टर की मदद से एक फर्जी पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, ताकि अंदर मौजूद बच्चों का DNA सैंपल लिया जा सके। मतलब क्या कमाल की प्लानिंग थी। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। 1 मई 2011 की वो रात। ये मिशन नेवी की सबसे एलीट सील टीम 6 के 24 कमांडोज को सौंपा गया। इसके लिए 2 खास तौर पर मॉडिफाई किए गए स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान के जलालाबाद से उड़ान भरी, और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन घुप अंधेरे में किया गया और पाकिस्तानी सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। लेकिन जैसा कि अक्सर हर बड़े मिशन में होता है, शुरुआत में ही एक बड़ा झटका लग गया। चॉक 1 क्रैश। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर घर के ऊपर पहुंचा, वो एयर वर्टेक्स नाम की एक अप्रत्याशित स्थिति का शिकार हो गया। हवा के दबाव ने हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगाड़ दिया और वो कंपाउंड की दीवार से टकराकर क्रैश हो गया। सोचे उस वक्त क्या टेंशन रही होगी। मिशन शुरू होने से पहले ही फेल होने की कगार पर था। पर सील्स रुकने वालों में से कहां थे? वे सुरक्षित बाहर निकले और फ्लोर बाय फ्लोर कार्रवाई शुरू हुई। घुप अंधेरे में उन्होंने सबसे पहले गेस्ट हाउस में कुरियर अल कुवैती को मार गिराया। फिर मेन बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर कुरियर का भाई अबरार मारा गया। सेकंड फ्लोर पर ओसामा के बेटे खालिद को अरबी भाषा में आवाज देकर बाहर बुलाया गया और उसे भी ढेर कर दिया गया। और अंत में थर्ड फ्लोर पर सील्स का आमना सामना उस शख्स से हुआ जिसकी पूरी दुनिया को तलाश थी। टारगेट को लोकेट किया गया और हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया गया। उस वक्त वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, और तभी रेडियो पर एक आवाज गूंजती है, जेरोनिमो फॉर गॉड एंड कंट्री, जेरोनिमो। ये वो आइकॉनिक कोडवर्ड था जो वॉशिंगटन को बता रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी मारा जा चुका है। 10 साल की वो लंबी तलाश आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंची गई। अच्छा, इतने गंभीर और परफेक्ट ऑपरेशन के बाद एक बड़ा ही अजीब और थोड़ा फनी किस्सा भी हुआ। सब कुछ हो जाने के बाद जब सील्स को लादेन की लंबाई नापकर उसकी पहचान कंफर्म करनी थी, तो पता चला कि वो लोग मेजरिंग टेप ले जाना ही भूल गए थे। एक सील कमांडो को लादेन की बॉडी के बगल में लेटकर उसकी लंबाई का अंदाजा लगाना पड़ा। ये इतनी हैरान करने वाली बात थी कि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मजाक करते हुए सील टीम को एक मेजरिंग टेप भी गिफ्ट किया था। लादेन के एक अमीर लड़के से खूंखार आतंकी बनने और फिर उसके इस रहस्यमयी अंत तक के इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद जहन में एक बहुत गंभीर सवाल आता है, क्या किसी एक लीडर को मार देने से कोई कट्टर विचारधारा सच में खत्म हो जाती है, या फिर ये सिर्फ उन सुलगती हुई चिंगारियों को और दूर तक बिखेर देता है? लादेन तो मारा गया, लेकिन क्या नफरत का वो चक्र सच में खत्म हुआ? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।